तो बच्चा पार्टी वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा हमने कैसे सोसाइटीज डिवाइडेड थी, फिर धीरे धीरे उसमें आपका नेशनल असेंबली बना, फिर नेशनल असेंबली बनने के बाद मोनार्कियल रूल पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अभी तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है, अभी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किंग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज वर द चेंजेस। और ये जो मॉडल था, देखो फ्रांस वाज नॉट अ कॉलोनियल एम्पायर। कॉलोनियल एम्पायर मतलब क्या होता है, जो जैसे हम ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे एक टाइम पे, सो वी वेर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बट फ्रांस और इंग्लैंड दीज वर पावरफुल नेशंस, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज थे जो इंपेरियलिस्ट नेशंस थे, जो दूसरे नेशंस पे अपनी कॉलोनीज बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटली लुईस द 16 के बाद पूरा अफला तफली मच गई। लुईस द 16 के बाद लोगों का मोनार्कियल रूल से विश्वास उठने लगा, क्योंकि मोनार्कियल रूल बहुत पावरफुल था और एक तरफा था। जो गरीब पीजेंट्स या वर्कर्स थे, उनके डिमांड्स को या उनके नेसेसिटीज को कोई केटर नहीं करता था, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस में काफी सारा अभी धीरे धीरे ये जो गरीब किसान या फार्मर्स या पीजेंट्स या वर्कर्स थे, दे स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड, द बिजनेस एक्सपैंडेड, धीरे धीरे तरक्कियां होने लगी। तब इनके दिमाग में आया, यार जो हमसे करवाया जा रहा है या जिस तरह से ये सोसाइटी चल रही है, इट इज नॉट द राइट वे टू conduct the society. So then they rose up in arms and overthrew the monarchical rule. Okay, all right. So we will go ahead. Sans Plutus couple. तो यहाँ पे देखो इस तरीके के ड्रेसेस पहनने लगे लोग, ठीक है। देखो सिंबल्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं जिससे लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे कल गुड़ी पाड़वा था, वो सिंबल है ना आपका गुड़ी पाड़वा का, देखो ठीक है, वो सिंबल। अगर मैं आपको एक विश भेजूं जिसमें गुड़ी पाड़वा नग के ना भेजूं, ऐसे ही वो सिंबल भेज दूं, तो आपको समझ में आएगा मैं गुड़ी पाड़वा के लिए विश कर रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको छठ पूजा के लिए भेजूं और मैं वो गन्ने का वो सब भेज दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा दीपावली के कुछ फुलझड़ियां ऐसे दे रही है, तो ये सिंबल से आप कनेक्ट होते हैं। whether or not the message is there, but you will get connected to these symbols. तो इसी तरह से ड्रेस कोड होने लगा। ये जो रेबेलियस क्लब्स थे, जैकोबिन क्लब वगैरह, इनका एक ड्रेस कोड होने लगा जो प्राइमरी फ्रांस के ड्रेस कोड से अलग था, ठीक है। और इससे लोग रिकॉग्नाइज करते थे इनको, ठीक है, कि ये भाई साहब उस ड्रेस कोड को बिलोंग करते हैं विच इज अप इन रेबिलियन अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल, ठीक है। So Sans Clutus couple. This is one Sans Clutus couple. Nean Veland Liberty. This is one of the rare paintings by a woman artist. ठीक है, ये एक woman artist के द्वारा एक rare painting है. The revolutionary events made it possible for women to trade with established painters and to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 years. हर 2 साल में एक exhibition held होने लगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे सैलॉन्स में ये सब, ये देखो यही पेंटिंग जाकर फेडरिक सोरेयू, आप अगले स्टैंडर्ड में फेडरिक सोरेयू के बारे में पढ़ेंगे, हु वाज अ रेवोल्यूशनरी पेंटर। उन्होंने जब पेंटिंग की थी तो यही इसी इन्होंने ऐसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था, और हाथ में भाई साहब यहाँ पे बेसिकली फ्लेम था, और यहाँ पे चार्टर ऑफ मेंस राइट्स था, ठीक है। वो एक रेवोल्यूशनरी पेंटिंग बन गया, ठीक है। सो नैन विलेन लिबर्टी, दीज पेंटिंग द पेंटिंग्स इज अ फीमेल एलिगरी। एलिगरी मतलब समझते हैं, व्हाट इज एलिगरी? इस देश भारत को आप भारत माता के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्या भारत एक फीमेल फिगर है? नॉट नेसेसरली, ठीक है, लेकिन भारत माता के नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एलिगरी, ठीक है। जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे होंगे कहीं पे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऊपर एक छोटा सा स्कूल है, ठीक है, हार्डली उसमें कुछ बच्चे हैं, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी उस दिन मैं ऐसे ही सुबह के टाइम पे आया था और स्कूल खुला था, और जनगण मन हो रहा था ऊपर, सुनाई दे रहा था, लोग तो अपने काम से जा रहे थे। वो उनका एक लड़का शायद लेट हो गया था, टिन्नू सा था, लेट हो गया था वो स्कूल के लिए, लेकिन जैसे जनगण मन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वो ऐसे रुक गया, एज यू आर सपोज टू। तो मैं बाहर निकला, बोला तो सर क्या तुम खड़े क्यों हो? नेशनल एंथम चल रहा है ना। तो दैट इज हाउ यू आर कनेक्टेड, ठीक है। मैं सुषमा पाटिल के सामने से जा रहा था, मैं वहां पे भी नेशनल एंथम चल रहा था, लेकिन जो भी बच्चे बाहर थे उनको कोई मतलब नहीं है, या जो बच्चे अंदर जा रहे हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जिन बच्चों का क्लास अभी होने वाला है असेंबली में जो खड़े हैं, दोज आर द वंस हु हैव स्टूड अप। एलिगरी मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जो लोगों को कनेक्ट करे। जैसे आपका तिरंगा, ये क्या करता है भाई साहब? लोगों को कनेक्ट करता है ना, लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन एलिगरी। भारत माता की तस्वीर लोगों को कनेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड एन एलिगरी, ठीक है। वन मोमेंट यार।
ठीक है, काम चालू है ना। तो यहाँ पे द पेंटिंग इज द फीमेल एलेगरी ऑफ लिबर्टी, दैट इज फीमेल फॉर्म सिंबलाइज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। एलेगरी मतलब होता है एक फिगर से हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एलेगरी मतलब होता है एक सिंबल। तो दिस पेंटिंग वाज अ सिंबल बाय विच द पीपल ऑफ फ्रांस गॉट कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी। भाई आप सोचोगे फ्रीडम के बारे में, तब आप सोचोगे कि कैसे हाउ टू गेट रिड ऑफ मोनार्कियल रूल। Once you start thinking about freedom, then you think about how to get off the freedom rule, monarchical rule, है ना। आप जब तक ये सोचोगे ही नहीं कि यार हम बंधे हुए हैं, या हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, या हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है, या हमको लाइफ के प्रिविलेजेस का एक्सेस नहीं है, सारे कितने भी प्रिविलेजेस का एक्सेस है, द बेटर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज टू द बिग शॉट्स ऑफ किंग्स एंड नोबलमैन एंड क्लर्गीमैन, एंड वी डू नॉट हैव दैट एक्सेस। जब तक इस चीज को हम फील नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे वी विल मूव अप इन आर्म्स। तो फीमेल एलेगरी, दिस इज बेसिकली अ फीमेल एलेगरी ऑफ लिबर्टी, दैट इज द फीमेल फॉर्म symbolizes the idea of freedom. Jacobins came to be known as sans culottes, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है, sans culottes, ठीक है। जैकोबिन्स क्या था भाई साहब, आपका एक सीक्रेट क्लब था। दिस वाज अ सीक्रेट क्लब जैकोबिन्स का, और इस क्लब ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, धीरे धीरे लोग मिलने लगे, और इस क्लब का एक अपना ड्रेस कोड बन गया। ये दिस वाज अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल, ठीक है, दिस वाज वेरी एडमिनेंटली अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल। ये धीरे धीरे बनने लगा। सैंस क्लूटस, जो भी अभी मैंने आपको ड्रेस कोड दिखाया, ठीक है, दे केम टू बी नोन एज सैंस क्लूटस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस कैसा होता है, देखो जैसे आपने अभी अभी देखा यहाँ पे, नी ब्रीचेस कैसा होता था, जैसे पहले के जमाने में ना फ्रांस में ऐसे नी ब्रीचेस होते थे, ऐसे मोजा पहना हुआ है आपने जूते के साथ, ये नी ब्रीचेस होते थे, ठीक है। इसको हटाकर जेकोबिन्स क्लब ऐसा हो गया। तो एक बगावत थी ये, ड्रेस कोड, किंग के ड्रेस कोड, किंग ने जो ऑर्डर किया है जिस ड्रेस कोड को फॉलो करने को, उससे ये बगावत थी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सैंस प्लूटस, दिस इज बेसिकली अ सैंस प्लूटस कपल, ठीक है, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। Sans Clutes men wore in addition the red cap that symbolizes liberty. तो ये देखो sans Clutes men and women है, ठीक है, they are wearing what? Red cap. They are wearing what? Red cap. So these men wore red cap. This is a symbol of liberty. ठीक है, liberty का एक symbol था ये। मतलब अभी हम बगावत पे उतर आए हैं, ठीक है, अभी हम प्रॉपरली हेड टू हेड कलिजन में है, किसके साथ? आपके मोनार्कियल रूल के साथ, ठीक है, वी आर हेड टू हेड कलिजन। 1792 Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians, ठीक है, Parisians इन्होंने इंसरेक्शन का प्लान किया, who were angered by the short supplies and high prices of food. Parisians मतलब जो मतलब कॉमन लोग हैं, ठीक है, और इंसरेक्शन मतलब ये आपको मैंने बोला कि भाई देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट, मतलब उस टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पूरा फसल खराब हो जाता था, और अगर फसल खराब हो गया तो भाई साहब लाखों के वांदे हो जाएंगे, लाखों के खाने के वांदे हो जाएंगे। फिर आपने देखा कैसे लोग होर्डिंग्स करते हैं, मतलब सप्लाईज को रोक देते हैं, ठीक है, जानबूझ के, ताकि वही 2 रुपए की चीज जो आज स्टॉक में है वो कल 10 रुपए में बिके, ठीक है, डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो इस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी। इधर लुइस 16 का ट्रेजरी खाली हो गया था, इसकी वजह से उसने बड़ा बड़ा हाई टैक्सेस इंपोज कर दिया, इधर लोगों को खाने को नहीं है, उधर टैक्स का बोझ, लोग परेशान, ठीक है। सो हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो जैकोबिन्स ने भाई साहब क्या प्लान किया? दे प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस। ये लोग बहुत मतलब बहुत ही गुस्से में थे, बिकॉज शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड था एंड हाई प्राइसेस। August the 10th, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard. तो इतना आक्रोश बढ़ गया कि ये ग्रुप लेकर ये पैलेस में चले गए, पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. किंग को हॉस्टेज बना लिया, हॉस्टेज मतलब समझते हैं किडनैप करके, बंदूक तान के ऐसे बैठे हुए, किंग बैठा हुआ है वैसे, हॉस्टेज बना लिया, ठीक है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। किंग हैज बीन टेकन हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, डरा दिया भाई सब किंग को, ठीक है। So king was taken hostage. So many palace guards were killed, and the king was taken as hostage. ठीक है, the king was taken as hostage. Later the assembly voted to imprison the royal family. अभी नेशनल असेंबली बन चुकी थी, और नेशनल असेंबली ने देखा कि भाई साहब बहुत गलत तरीके से रॉयल फैमिली ने पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है,
लोगों की मिजरीज बढ़ गई हैं, लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं और इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। ये टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, तो सबने वोट डाला कि भाई ये रॉयल फैमिली को जेल में डाल दो, उठा दो। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। इसके पहले क्या था, 25 years plus who were paying property taxes, who were paying taxes that was equivalent to 3 days of wages of a laborer। एक लेबरर का 3 दिन के पगार से ज्यादा अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, ओनली दैट मैन हैड द राइट टू वोट। ठीक है, वुमेन को तो राइट टू वोट था ही नहीं। एंड मेन अबव 25 इयर्स एंड प्रॉपर्टी होल्डर्स, और देखो टैक्स कौन पे करेगा, जो प्रॉपर्टी होल्डर रहेगा, है ना, जिसके पास जमीन जायदाद होगी वही टैक्स पे करेगा, वरना टैक्स कौन पे करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैड द राइट टू वोट एंड दीज प्रॉपर्टी होल्डर्स हु यूज्ड टू पे टैक्स व्हिच वाज more than 3 days of labor, 3 days of a laborer's fees, that was the criteria to select the vote bank। समझ में आ रहा है ये? अभी क्या चेंज आया भाई साहब, 21 से ड्रॉप कर दिया गया 21, और जो पहले रिस्ट्रिक्शन था कि ओनली पीपल विथ प्रॉपर्टी और पेइंग टैक्सेस वर द राइट टू वोट, नाउ एवरीवन गॉट द राइट टू वोट, बट अगेन वुमेन हैवंट गॉट द राइट टू वोट। यहाँ पे अभी तक वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला है। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ, धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सफरेज की तरफ। डज एनीबडी अंडरस्टैंड दिस टर्म यूनिवर्सल सफरेज? यूनिवर्सल सफरेज मींस one citizen one vote, and every citizen irrespective of caste, color, creed, gender has the right to vote। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, ओके। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को हम कन्वेंशन बोलते थे। 21st of September 1792 क्या हुआ, abolished the monarchy and declared France as a republic। फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक में परिवर्तित हुआ। ठीक है, कभी 1792 में abolished the monarchy, monarchy पूरी पूरी खत्म हुई and France was established as a republic। Are we clear through this one? हाँ, ब्रिटेन में, फ्रांस के पहले डेमोक्रेसी नहीं, ब्रिटेन में किंग्स रूल था। आप 10th में इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो देर इज अ टॉपिक इन 10th स्टैंडर्ड दैट इज नोन एज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये आपका वहां पे, जैसे आप यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वहां पे एक चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके तहत फ्रांस का तो आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, वहां पे आप अगेन फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन के भी बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कैसा था कि स्कॉटलैंड की पब्लिक और आयरलैंड की पब्लिक भी थी, लेकिन इनको नजरअंदाज किया जाता था। ग्रेट ब्रिटेन में आज तक मोनार्कियल रूल है, वहां पे अभी तक किंग है। किंग चार्ल्स का नाम आपने सुना रहेगा, हालांकि किंग चार्ल्स इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर एज ऑफ नाउ, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो किंग चार्ल्स का नाम आपने सुना रहेगा। तो ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली इज अ मतलब वहां पे मोनार्कियल रूल अभी तक था, अभी तक है, बट इट्स नॉट पॉलिटिकली एक्टिव। ठीक है, तो आप इसको बहुत विस्तारित रूप से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 10th में पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे जैसे फ्रांस में नेशनलिज्म हो रहा था, या फ्रांस एक मोनार्कियल रूल से एक डेमोक्रेटिक पावर में कन्वर्ट हो रही थी, वैसे वैसे बहुत सारे और भी नेशंस थे जो बन रहे थे। ठीक है, जैसे देयर वाज दिस नेशन कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन दैट वाज गेटिंग फॉर्म, इटली वाज गेटिंग फॉर्म, ग्रीस वाज गेटिंग फॉर्म। इन सब के बारे में विस्तारित रूप से आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एज फार एज रिपब्लिक इज कंसर्न, ग्रेट ब्रिटेन दोनों तरफ से चल रहा था, मतलब वहां पे ये रूल तो था, मोनार्कियल रूल तो था, लेकिन वहां की असेंबली बहुत स्ट्रांग थी। मतलब किंग वाज जस्ट एक सिंबॉलिक हेड हो रहे थे, बाकी सारे डिसीजंस असेंबली लेता था। अभी भी वही है, अभी भी वही है, किंग एक सिंबॉलिक हेड है, राजा को मानने के लिए राजा है, लेकिन राजा का कोई डिसीजन पॉलिटिकली इंपैक्ट नहीं करता है। द किंग इज नॉट ऑथोराइज टू टेक एनी पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन, एक सिंबॉलिक हेड है बस। ठीक है, ओके। अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो फ्रांस भाई साहब क्या हो गया, एक रिपब्लिक की तरह उभरा। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भाई साहब रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक प्योर डेमोक्रेटिक सेटअप है। ठीक है, नो हेरिडिटरी मोनार्की। हेरिडिटरी मोनार्की मतलब समझते हैं, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, भले ही वो लायक हो या ना। देखिए राजाओं
राजा जो बनता है पहली बार, ऑब्वियसली कोई ना कोई पहली बार राजा बना रहेगा, वो अपने क्रेडिट पे राजा बना रहेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसका बेटा भी उतना ही क्रेडिट या उतना ही पोटेंशियल रहे उसमें? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि परवरिश तो आराम में हुई है, स्ट्रगल तो है नहीं, है ना? ठीक है, स्ट्रगल तो है नहीं। ये जो राजा बना रहेगा इसने स्ट्रगल से ऊपर आया रहेगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसका बेटा भी वैसा ही रहे? नहीं, उसने जीवन में स्ट्रगल नहीं देखा होगा, उसमें जीवन में ऐशो आराम देखा है, तो उसका माइंडसेट अलग है। इसीलिए जब वो राजे की गद्दी संभालेगा तो इतने सारे लोग, इतने सारे विचारधारा, इतने सारे अलग अलग लोग, यू वुड नॉट गेट द रिस्पेक्ट। ठीक है, एंड देन थिंग्स विल टर्न टॉप्सी टर्वी। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मोनार्की। हेरिडिटरी मोनार्की मतलब एक ऐसा मोनार्की जहां पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो लायक हो या ना हो। ठीक है, चाहे वो राजगद्दी पे बैठने के लायक हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी मोनार्की। ये पूरा पूरा खत्म हो गया, दिस वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक है, सोचिए भाई साहब, डेथ, इनको डेथ पेनल्टी मिल गई, पहली बार किसी राजा को डेथ पेनल्टी मिली है। इसके पहले राजा लोग कॉमन लोगों को डेथ पेनल्टी देते थे, अब की बार कॉमन लोगों ने उठाकर राजा को डेथ पेनल्टी दे दी। ठीक है, तो पूरा पासा पलट गया है। चार्ज ऑफ ट्रीजन, ट्रीजन मतलब धोखेबाज। ठीक है, पूरे देश को तुमने धोखा दिया है, इसके उस पर तुमको डेथ पेनल्टी दी जाती है। क्या ये समझ में आ रहा है? लुई द 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। 21st of January 1793 he was executed publicly at the palace de la Concorde। पब्लिकली इनको एग्जीक्यूट किया गया, पब्लिकली, सारे पब्लिक के सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारे पब्लिक के सामने, एग्जीक्यूट मतलब मार दिया गया। ठीक है, ही वाज एग्जीक्यूटेड एट पैलेस। हाँ, लुईस 16 की कोई गलती नहीं थी। लुईस 16 ने जब गद्दी संभाली थी तब फ्रांस का ऑलरेडी, अभी देखो, लुईस 14 थे, उनके साथ लोग थे, उनको बहुत मानते थे लोग। ठीक है, लेकिन लुईस 16 ने सिर्फ सरकारी खजाने के बारे में ही सोचा, और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। वो टैक्स बढ़ाते गए, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ लाया ही नहीं। देखो, लोगों को तुम तभी कंट्रोल कर सकते हो जब लोग तुम्हारे साथ हो। ठीक है, और लोगों को अपने साथ में लेने की, लोगों की समस्याओं से तुमको लड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्यों तुम्हारे साथ होंगे वो? ठीक है, धीरे धीरे लोग विकसित होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग रैशनल होते जा रहे हैं, एडुकेटेड होते जा रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट वाज रनिंग इन द गवर्नमेंट। अभी सारी चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रीस्ट बोल रहा है ऐसा चलता है। बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि ऐसा हमसे काम करवाया जाए। वो प्रीस्ट बोलता है नहीं, तुम काम करोगे तो ही तुमको गॉड मिलेंगे। ऐसा सब चल रहा था भाई साहब समाज में। ठीक है, ऐसे शोषित किया जा रहा था, क्योंकि ज्यादा करके लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा था। और बाइबल के जो पढ़े लिखे लोग थे, जब प्रीस्ट हुए क्लर्गी में, ये हमारे देश में भी था। ब्राह्मण लोग इतने दिनों से जो एक अशिक्षित वर्ग पे या नीचे स्तरीय के वर्ग पे जो शोषण करते रहे, इसी बेस पे तो शोषण करते रहे। अपने हिसाब से उन्होंने धर्म को प्रवचन किया कि भाई बाइबल में या कुरान में या गीता में ये लिखा हुआ है भाई साहब कि ये करना है, नहीं तो पाप होएगा। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है भाई साहब, जैसे उन्होंने प्रातरण किया है वैसा ही चल रहा है। ठीक है, सो ये है, ही वाज, तो जितने भी पूरे समाज, अभी धीरे धीरे जैसे लोग एडुकेटेड होने लगे, इसीलिए समाज में किसी भी कुप्रथा को डील करने के लिए आपके पास एक ही अस्त्र है, और वो है शिक्षा। इस चीज को बहुत कम लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि तलवार उठा लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं, ठीक है, कुछ हद तक शायद हो, लेकिन समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनसे आप कैसे डील करोगे? उनसे आप तभी डील कर पाओगे जब आप रैशनली चीजों को सोचो, और रैशनली आप तभी सोच पाओगे जब आप आपको शिक्षित करो। आपको क्या लगता है सती प्रथा एक कोई कोई वेदों में लिखी गई प्रथा है, या कोई कोई धर्म में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा करना चाहिए? यू नो व्हाट इज सती प्रथा, राइट? कैसे वुमेन लोगों को जबरदस्ती झोंक दिया जाता था। अरे ये क्या है, जिंदा जला रहे हो तुम। एक मोम लो आप, और मोम का जो मतलब वैक्स, एक वैक्स का टुकड़ा थोड़ा सा आपके ऊपर गिर गया ना, चढ़ करता है कैसे, देखो। आप एक पूरे इंसान को भाई साहब जिंदा जला रहे हैं। सोचिए, अंडरस्टैंड द पेन। किसी इंसान को गोली मार दी, समझ में आता है, फांसी दे दी, 1 सेकंड में काम खत्म। ठीक है, जहर डाल दिया, 2 मिनट में इंसान मर जाएगा। लेकिन जिंदा जला रहे हैं, उसका स्किन जलेगा, उसके बाद उसके अंदर जो मांस मज्जा है वो जलेगा, तब जाकर शायद वो मरेगा। और ये प्रोसेस कितना पेनफुल है, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो इंसान तड़पता रहेगा। सो अंडरस्टैंड व्हाई, जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड। ये कौन सी प्रथा है? लेकिन इसको चैलेंज किसने किया?
जब ब्रह्मो समाज बंगाल में स्थापना हुई, जब राजा राम मोहन राय जैसे शिक्षित लोग आगे आए इस प्रथा के लिए, तब ये चैलेंज हुआ, है ना। सो आप देखोगे समाज में आप मतलब डिफेंस के लिए आर्मी तैयार कर सकते हो, लेकिन समाज में कुप्रथाओं के निवारण के लिए आपके पास एक ही अस्त्र बचता है, वो है शिक्षा। इफ यू गेट योर सेल्फ एडुकेटेड इन द राइट वे, ठीक है, दैट इज द ओनली वे टू काउंटर दीज थिंग्स, ठीक है। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। तो यहाँ पे वो किंग जो आज की तारीख में या आज से पहले लोगों का एग्जीक्यूशन ऐसे ऑर्डर करता था, आज उसको खुद पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। सो ये काया पलट हो गई। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना या समझना, क्योंकि यहां से ही रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। सारे लोगों के अंदर ये आने लगा कि यार फ्रांस के लोग अगर इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं, काया पलट कर सकते हैं, व्हाई कांट वी, ठीक है। आप बहुत सरल सीधे तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यार मैं इंडियन हूं तो फ्रांस की हिस्ट्री से मेरे को क्या लेना देना, विच इज अ वेरी बट ऑब्वियस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझिए कि आपके अंदर जो रेवोल्यूशन की भावना आई वो भी फ्रांस से चलकर आई है कहीं ना कहीं। उन लोगों ने जिन्होंने फ्रांस रेवोल्यूशन को या फ्रेंच के रेवोल्यूशन को पढ़ा, जाना और समझा, उन्होंने इसको यहाँ पे प्रोपोगेट किया, ठीक है। एंड देन वी बेसिकली अलाइंड इटसेल्फ। क्वीन मैरी एंटोनियट मेट विद द सेम फेट। लोग मानते हैं कि शी वाज अ फॉरेनर और इनके लिए ही डाउनफॉल हुआ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, उनको भी भाई साहब एग्जीक्यूट किया गया। ऐसे देखो लेकर जा रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, शी वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड, ठीक है। द रीजन ऑफ टेरर, अभी तक आपने क्या पढ़ा, मोनार्कियल रूल ओवरथ्रो हो गया, और इस मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करने के लिए एक सीक्रेट क्लब था, उस क्लब का नाम क्या था, जैकोबिन्स, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब ने अभी टेक ओवर कर लिया फ्रांस को, ठीक है, नेशनल असेंबली उसका क्लब ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन इन्होंने दहशत मचा दी, दहशत मचा दी मतलब ये चीजों को इतने सख्त तरीके से कंट्रोल करने में लग गए कि लोग इनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। इट्स लाइक एक स्कूल है, समझ में आ रहा है, एक स्कूल है समझिए, उतना अच्छा नहीं चल रहा है वो स्कूल, टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी वैसा कभी कभार आ गए नहीं आए, पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, एग्जामिनेशन हो गया तो हो गया, ऐसा चल रहा है। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन खराब कि बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, बच्चों का कंप्लेन है, पेरेंट्स का कंप्लेन है, तो अचानक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है और बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। अभी वैसा टीचर्स आगे पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुटाई भी हो रही है, जो नहीं पढ़ के आएगा उसको दमादम दे रहे हैं, मार रहे हैं, पनिशमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल के बाद 3-3 घंटा बैठा के रख रहे हैं, लड़कियों को 4-4 घंटे बैठा के रख दिया, लड़कों को देर बाद धमाधम मार रहे हैं। तो अभी क्या होगा, व्हाट वुड हैपन। तो क्या अभी हम बोलेंगे कि स्कूल ठीक ठाक चल रहा है, हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, नो डाउट पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या अभी ठीक ठाक चल रहा है, क्या ये चल पाएगा, वुड दिस बी वे टू एक्ट। क्योंकि देखो अभी आप समझो कि जब स्कूल में कोई टीचर नहीं आ रहा था, स्कूल एक इनडिसिप्लिन तरीके से चल रहा था, तो बच्चों को उस इनडिसिप्लिन की आदत पड़ गई है, वो बैठे रहेंगे और उबासी लेंगे या बैठे बिठाए सो जाएंगे। अभी एक टीचर आके अचानक उनको पढ़ाने लगे इतने सालों बाद, तो वो भी इस कल्चर से उतने अकस्टम्ड नहीं है, है ना। उनको लगता है कि ये टीचर अपना टाइम पास करेंगे, हम अपना टाइम पास करेंगे, फिर घर जाएंगे, कहानी खत्म। अभी अचानक से कोई टीचर आके पढ़ाने लगे, तो अचानक से वो भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना। स्कूल टीचर नया है, वो तो पुराने हैं ना, स्कूल तो पुराना है, टीचर नया है, तो वो अपने आप को अकाउंट नहीं कर पाएंगे। और इसको काउंटर करने के लिए अगर हम टीचर ही उसको मारने लगे तो वो और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुंह सूजा हुआ अगर घर पे आता है वो, तो उसके पेरेंट्स बोले अरे ये क्या हो गया, इससे तो अच्छा पहला वाला था, इससे तो अच्छा पहला वाला सिस्टम था ना, मेरा बच्चा इंजर्ड होके घर आ रहा है, इससे तो अच्छा पहला वाला था कि भाई चलो पढ़ाई होती है कभी कभी, नहीं होती है कभी कभी, चलो वो डिसिप्लिन गवा रहा था हमको। क्या ये समझ में आ रहा है। फ्रांस की भी सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, लोग अफला तफली में थे, लोग रेबेलियस मोड में थे, अचानक से जैकोबिन्स क्लब ने टेक ओवर किया और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा उनको सीधा मार दिया जाएगा, दे विल बी किल्ड, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो मतलब लोग रीन ऑफ टेरर बोलने लगे इसको, रीन ऑफ टेरर मतलब दहशत में आ गए लोग, ठीक है। 1793 टू 94 2 साल का टेरर था, 2 साल का, ठीक है। लेट्स सी रीन ऑफ टेरर, ओके। रॉबर्सपियर, ये रॉबर्सपियर कौन थे, जैकोबिन्स क्लब के लीडर, ठीक है। रॉबर्सपियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। पूरे सोसाइटी को सिवियरली कंट्रोल करना है और पनिश करना है, इन्होंने बना लिया भाई साहब, ठीक है, ओके। अचानक से एकदम 360 डिग्री चेंज। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic
एक्स नोबल्स, तो भाई साहब नोबल मैन तो रहेंगे ना यार, उनको जो किंग या किंग की फैमिली या किंग के जो मंत्री परिषद के लोग थे वो तो रहेंगे ना, वो सुने सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक्स नोबल्स एंड क्लर्गी मैन वो भी रहेंगे, ठीक है। members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। भाई समाज में चेंज हो रहा है, उन लोगों ने इस चेंज को आज नहीं तो कल बर्दाश्त कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल इस चेंज से सेटअप हो ही जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ के तुम जेल में डाल दो, उनके ऊपर केस ठोक दो, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर समझ लो अभी मैं पार्टी ए है, लेट्स से बीजेपी है अभी, ठीक है, कल को लेट्स से कांग्रेस जीत जाती है, तो इसका मतलब क्या कांग्रेस इन बीजेपी की सारे सांसदों को जेल में डाल दे? तो ये एक इरेशनल थिंग हो गया ना, ठीक है। अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग लोगों का चुनाव किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको जेल में डाल दें। तो यहाँ पे यही चल रहा था भाई साहब, ठीक है। नोबेलमैन और क्लर्गीमैन, नो डाउट दे हैड एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स, बट दे कुड नॉट बी पुट इनटू ट्रायल एंड दे कुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू सिवियर पनिशमेंट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट स्पीयर ने ये कड़ा रुख तख्तियार किया, ठीक है। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर गिलोटिन। भाई साहब ये बहुत खतरनाक, ये नहीं देना चाहिए था। इस तरह से आपका मतलब इस तरह से किसी इंसान का गर्दन रखा जाता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? गिलोटिन। और यहाँ से ऐसे ये जो आपको ब्लेड दिख रहा है ये खचक से नीचे आता है, ठीक है। सो beheaded जिसको हम बोलते हैं, पूरा गर्दन ही कट के आगे, फांसी भी नहीं है ये, बहुत दर्दनाक मौत है ये, सोचिए, ठीक है। ये ब्लेड ऐसे नीचे आता है टप से, ये ऐसे मुंडी बाहर निकाल के लोग दिखाते हैं, ये देखो मर गया ये, ठीक है। दैट वाज हाउ इट वाज पोर्ट्रेड, ठीक है। तो फ्रांस में इस तरह से जिन लोगों को भी गिल्टी प्रूव कर दिया गया कि हाँ इन्होंने अपने टाइम पे बहुत शोषण किया था, दे वुड बी नाउ गिलोटिन, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो यार ये गलत किस लिए है? गलत इसलिए है कि समझ लो मैं एक ऐसा स्कूल चलाता हूं, या समझ लो जहां पे चीटिंग भरपूर होती है, ठीक है। आप भाई साहब समझ लो 9th में चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करके पास हो गए हैं, 8th में चीटिंग किया आपने, एकदम खुल्लम खुल्ला, 9th में गए, अभी 10th में गए और आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे। आपको मालूम है अगर आप बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। हाँ, एक्चुअली इफ यू आर कॉट चीटिंग, आप चीट उट लेकर आए हैं तो आपको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। ऐसा होता है लेकिन कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन नियम यही है, रूल यही है, इसीलिए तो पुलिस आती है। आप देखोगे जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो पुलिस आती है, इसीलिए आती है पुलिस। कुछ और हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन पुलिस इसीलिए आती है। यू कैन बी ट्राइड इन अ, आपके ऊपर केस चल सकता है जुवेनाइल कोर्ट में, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा लेकिन आपको एग्जामिनेशन के लिए जीवन भर के लिए बैन किया जा सकता है, स्कूल लाइफ और एकेडमिक्स से लिए जीवन भर के लिए बैन किया जा सकता है। गवर्नमेंट इतना कड़ा रुख अख्तियार नहीं करती है लेकिन रूल यही है, ठीक है। ओके, अभी समझो कि तुम 8 से भाई साहब चीटिंग करते हो पास है, किसी ने कुछ नहीं बोला, 9th में भी चीटिंग करते हो पास है, किसी ने कुछ नहीं बोला, 10th में चीटिंग करने गया तो तुमको भाई साहब बंदूक देकर चलो चलो जेल में डाल दिया। तो क्या ये तुम्हारे साथ इंसाफ है? क्या ये तुम्हारे साथ न्याय है? भाई जिस बच्चे को आपने 7th में कुछ नहीं बोला, 8th में कुछ नहीं बोला, 9th में कुछ नहीं बोला, उसको आप प्रमोट करते गए चीटिंग के बेसिस पे, अचानक से 10th में आपने उसके ऊपर बंदूक कस दी, वो तो उसी तरह से पास हो रहा है ना हर क्लास में, अचानक से तुम उसको जेल में डाल रहे हो, तो वो इज दिस जस्टिफाइड? नो इट इज नॉट। जब रोक लगाना था तब लगाना था, या 6 में लगाते, 7 में लगाते, आप पहले पहले ही बोल देते कि यार चीटिंग करके पास करेंगे, हम पास करेंगे ही नहीं। वो अपने आप मेहनत करता था, वो अपने आप कोई तोड़ जोड़ करता था जिससे वो पास होए, अदर देन चीटिंग, लेकिन उसकी आदत तुमने डाली ही नहीं और तुमने अचानक से एक दिन एक कड़ा रूल अप्लाई कर दिया। तो यहां पे भी वैसा ही हुआ यार, जब ये क्लर्गी मैन और नोबल मैन लोगों पे अत्याचार कर रहे थे तब इनके ऊपर कोई रूल नहीं था, तो वो कर रहे थे, उनके लिए ऐसा ही चला रहा था सदियों से। तो वो क्योंकि उस फैमिली में पैदा हुए, उन्होंने अपने दादा परदादा को ऐसे करते देखा है तो वो भी कर रहे थे। व्हाट इज देयर मिस्टेक? क्योंकि कोई रूल ही नहीं है और अचानक से तुम आज उनको गिल्टी पाकर तुम उनको सीधा बीएड कर दे रहे हो। इज दिस जस्टिफाइड? इट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि भाई समाज में परिवर्तन आएगा, ऐसे धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं कर सकते आप इस सिनेरियो को समझिए ना कि यार उनपे रोक टोक लगाने वाला लॉ कहां था, उनपे रोक टोक लगाने वाला कोई जस्टिस सिस्टम कहां था? यस दे वर रॉन्ग, बट हु वाज इट टू हैव प्रूव्ड इट टू देम दैट इट वाज रॉन्ग? किसी ने रॉन्ग बताया नहीं ना उनको, और अचानक से तुम आज तुम उनको
सबके सामने उनका गला काट रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट वे। जो रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है, आप उनको भाई साहब खड़ा कीजिए और समझाइए कि आपने जो ये अत्याचार किया है वो अब ये समझो, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करके गए, ठीक है, अगर वो जिंदा रहे तो क्या हम उनको गोली मार दें जाके? क्यों? क्यों जस्टिफाइड नहीं होगा ना? क्योंकि भाई जो ब्रिटिशर्स थे इस टाइम पे जिन्होंने अत्याचार किया, उनको कोई लॉ लगाया ही नहीं तभी हमने। वो तो भाई साहब क्राउड के साथ आए, जो क्राउड ने किया वो उन्होंने किया, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तो बात नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। यू कैन नॉट किल देम, यू कैन नॉट, you can make them aware that whatever you have done was severely wrong and it will never be allowed and all your privileges can be taken। उनकी जमीन ले लो, उनकी जायदाद ले लो, सब कुछ हड़प लो, ये सब पर तुम अब तुम मेहनत करो, ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन उनको ऐसे सरेआम उनका सर धड़ से अलग कर देना, दैट इज नॉट। और वो आपके कंट्री में नहीं, वो आपके देश के लोग हैं, कोई फॉरेनर्स नहीं है, कोई आपके कंट्री में आकर लोगों को मारा है ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यू कैन नॉट हैव सच सिवियर एंड हार्श पनिशमेंट्स। दिस क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड। तो ये ब्लेड ठप्प से नीचे आता था, with which a person is beheaded। It was named after Dr. Guillotine who invented it। बड़े ही खड़ूस इंसान होंगे भाई साहब। अच्छा, आपने ऐसा, ओके। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on the wages and prices। तो इन्होंने भाई साहब एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि इतना मैक्सिमम वेज दिया जा सकता है और इतना ही मैक्सिमम प्राइस किसी चीज का हो सकता है, विच इज ओके, ठीक है, विच इज ओके, विच इज नॉट बैड, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वेर राशन, ये भी अच्छा है, राशन में देने आ जाने लगा। राशन मतलब चीप प्राइस में, ठीक है। मीट एंड ब्रेड जो उनका स्टेपल डाइट होता था, उसको चीप प्राइस में, राशन की दुकान समझते हैं ना, तो वहां पे चीप प्राइस में ही अवेलेबल है। सो फार सो गुड, इट्स ओके। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। अभी गवर्नमेंट ने इनका प्राइस फिक्स कर दिया, तो आपको ये ले जाना है और मार्केट में बेचना है, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करेगी उसी पे, ठीक है। सो दैट वाज एट टाइम्स फीजिबल एंड एट टाइम्स नॉट फीजिबल। देखो कैसा होता है कि समझो, अगर मैं कोई फार्मर हूं और मेरा बहुत बड़ा लार्ज प्रोड्यूस हुआ है, मैं फार्मर हूं, ठीक है। अभी मैं भाई साहब इसको क्या करूंगा, एक ट्रक में डालूंगा, 2 ट्रक हायर करूंगा और उसको मार्केट में ले जाकर बेचूंगा, बहुत लार्ज प्रोड्यूस हुआ। लेकिन मैं एक स्मॉल फार्मर हूं, एक स्मॉल फार्मर हूं, मैं क्या करूंगा भाई साहब, इसको बैलगाड़ी में डालूंगा। अभी मेरे को भी उतना ही दूर जाना है, तो क्या मेरे लिए वो फीजिबल होगा उस प्राइस पे उस चीज को बेचना? शायद नहीं, बिकॉज आई एम अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, मेरा मार्जिन कम है। यहाँ पे बिगर फार्मर के लिए मार्जिन ज्यादा है, उसका प्रोड्यूस ज्यादा है, ठीक है। उसको अगर वो मतलब उसको अगर 100 क्विंटल बेचना है, 100 क्विंटल बेचना है, हर क्विंटल पे अगर उसको भाई साहब 100 रुपए का भी फायदा है, तो उसके तो भाई साहब 10,000 पक्के हो गए ना। लेकिन ये बेचारा 1-2 क्विंटल बेचेगा, 1-2 क्विंटल पे भाई साहब 100 रुपए, उसको तो जाने आने में लग जाएगा इतना, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम होने लगा, ओके। यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वाज फॉरबिडन। तो व्हाइट फ्लावर उस टाइम पे कौन लोग खाते थे? जैसे बासमती का चावल होता है ना, ठीक है, थोड़े हाई क्लास वाले खाते हैं, है ना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के थोड़ा ऊपर, खा तो सभी सकते हैं वैसा, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी व्हाइट फ्लावर पहला एक इंडिकेशन था दैट यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली। व्हाइट फ्लावर का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, ठीक है। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी गैलेट इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है। इसको क्या बोलते थे भाई साहब? पेन डी गैलेट, ठीक है, विच इज इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है। तो वहां पे भाई साहब हमारी तरह रोटियां नहीं बनती, वहां पे पाव बनता है, ठीक है। आप कैथलिक्स को पाव वाले बोलते हो ना, ठीक है, तो वैसे ही वहां पे पाव बनता था हर चीज का, तो होल व्हीट वाला ब्रेड उनको दिया जाता था। चर्चेस में शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, ठीक है। तो चर्चेस को बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे चर्च थे और इन चर्चों में होता क्या था, लोगों को बस मैनो, तुमने पाप किया है, अभी तुमको भाई साहब ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुमने पाप किया है, तुम जाकर उस जमींदार के आगे काम करो, तुमने पाप किया है, तुम जाके उस जमींदार का खेत या उस राजा का खेत ठीक करो। ऐसे ऐसे सब सिस्टम देते थे, सब मिली जुली भगत थी, लोगों को मालूम नहीं था, मान लेते थे वैसे पंडित लोगों ने जो बोला है, ठीक है। अच्छा, कल रात तुमने शराब पिया है, बहुत बड़ा पाप किया है, ठीक है, ओके, अभी जाओ भाई साहब वो राजा महाराजा के जो खेत है उसको पहले जाकर साफ सफाई करो और उसमें जाकर हल ढो, तब जाकर तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा, ऐसा सब बोलते थे। तो ऐसे चर्चेस को बंद करा दिया उन्होंने, ठीक है, जो ठीक है एक तरफ से, ठीक है। एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, उनको ऑफिसेज और बैरक्स में कन्वर्ट, ठीक है, ओके। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड नेक्स्ट डे सेंट टू
इनको खुद को वैसा वैसे मारा गया, ठीक है। तो एक कोर्ट में वैसा केस चला इनके नाम पे, और इन कोर्ट ने कन्विक्ट किया कि भाई साहब इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कड़क रुख अख्तियार किया है, ठीक है। मतलब कम से कम लोगों को मारना नहीं चाहिए था इनको, ठीक है। जो लोगों ने जो भी किया है उस उनके सर्कमस्टेंसेस पे किया है, there is other way to punish them, there is another way to handle the situation, you cannot just kill them because उनकी क्या गलती है, सिस्टम समाज वैसा ही था, ठीक है। सो उनको वैसा गिलोटिन कर दिया गया, ठीक है। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. इनके सपोर्टर्स भी भाई साहब मॉडरेशन डिमांड करने लगे। मतलब ये इतना ज्यादा सख्त होने लगे, ठीक है, कि रॉबर्टस्पियर के सपोर्टर्स ने भी उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, भाई गो अ लिटिल स्लो, गो अ लिटिल ग्रेजुअल, ठीक है, डोंट बी दिस दिस डेस्परेट, मत रहिए आप इतना ज्यादा, इतने डेस्परेट मेजर्स मत लीजिए आपके अगेंस्ट भी जाए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और हाल में यही हुआ 1794 में, तो 2 ही साल चला पाए वो सरकार, ठीक है। काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट में चीजें बढ़ गई। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड रह जाता है जो हम कल करेंगे।